और मुझे याद है मेरी स्कूल में जब टीचर ने मुझसे पूछा, और वो सब बच्चों से पूछ रही थी कि जिंदगी में तुम क्या बनना चाहते हो, मैंने हाथ खड़ा करके सिर्फ एक ही चीज कही, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। इससे पहले कि मालूम चलता कि आपकी जिंदगी में आपके पिता क्या कर सकते हैं, मेरे पिताजी को एक खतरनाक बीमारी हो गई, कैंसर। जब पिताजी का देहांत हुआ ना, तो उसके साथ साथ सारे रिश्तेदारों का भी हो गया। जब मैं सुबह जाया करता था ना सैटरडे मॉर्निंग, तो मुझे ऐसा लगता था यार मैं अपना खुद का मजाक बनवाने के लिए जा रहा हूं। उस दिन पूरी रात मैं रोता रहा और डर लग रहा था, मुझे अंदर से कांप रहा था। जब जब तकलीफ होती थी, मैं मेरे उस सपने को याद किया करता था और वापस हर इंसान जब जन्म लेता है ना, तो भगवान उसको एक गिफ्ट दे के भेजते हैं और वो हर इंसान को मिलता है, और वो है सपने देखने की ताकत, अपने हालातों में परिवर्तन करने की ताकत। लेकिन ट्रेजेडी ये है, 100 में से 99 लोग अपनी जिंदगी के दौरान, अपनी जिंदगी को जीने के दौरान इस ताकत को खो देते हैं। लेकिन आज मैं जिंदगी में जहां भी पहुंचा हूं, इस एक सपने देखने की ताकत और उन सपनों को दिल से लगाकर उनके लिए काम करने की ताकत से पहुंचा हूं। नमस्कार, दिस इज दीपक बजाज, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर, प्रोफेशनल स्पीकर एंड हाई परफॉर्मेंस ट्रेनर। 200 लोग थे मेरे गांव में जहां मेरा जन्म हुआ। हरियाणा में जाटूसाना बोल के गांव है जहां मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी एक सरकारी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट थे, मम्मी हाउसवाइफ थे, और एक मस्त गांव की ज़िंदगी जैसी होती है वैसी मेरी भी हुआ करती थी। और कुछ लोग शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, बाकी लोग शायद किसान थे, छोटी मोटी दुकानें चलाया करते थे। और ड्रीम बोल के कोई खास हमारे गांव में होता नहीं था, सपनों की बात ज़्यादा होती नहीं थी। अगर ज़िंदगी में हाईएस्ट कोई पहुंच गया तो शायद वो आर्म्ड फोर्सेस में जा सकता है या शायद किसी सरकारी नौकरी में जा सकता है। और मुझे आज भी याद है, अगर हमें शहर जाना होता था तो रिवाड़ी करके एक शहर था जो हमारे गांव के नज़दीक था। गांव में दिन में 2 बार ट्रेन होती थी, एक बार सुबह एक बार शाम। 1 घंटा लगता था मेरे घर से पैदल रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के लिए। और नर्सरी केजी ये सब हमारे वहाँ होते नहीं थी, तो जब 6 साल के हुए तो सीधा हमें पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया। आजकल स्कूल्स में क्लासरूम्स होते हैं, हमारे यहाँ पूरा स्कूल ही हमारा होता था। पेड़ के नीचे क्लास लगती थी और क्लास उस पेड़ के नीचे लगेगी जिस पेड़ के नीचे छांव बहुत अच्छी आएगी। और तख्ती पे लिखा करते थे, टाट पे पढ़ा करते थे। लेकिन इससे पहले कि मालूम चलता कि आपकी ज़िंदगी में आपके पिता क्या कर सकते हैं, मेरे पिताजी को एक खतरनाक बीमारी हो गई, कैंसर। जब मैं 6 साल का था तो पिताजी बीमार हो गए और अगले 2 साल मेरे मम्मी और पापा दोनों अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर मेरे पापा के इलाज के लिए यहाँ से वहाँ भटकते रहे। 2 साल मेरे पिताजी बीमारी से लड़ते रहे और हम महीने में 1 आध बार उन्हें देखा करते थे, या तो हम उनसे मिलने हॉस्पिटल जाया करते थे या शायद वो कभी कभी घर आते थे। और हर बार हमने देखा कि वो पहले से ज़्यादा बीमार हो रहे थे। 2 साल के बाद पिताजी का देहांत हो गया। उस समय मैं 8 साल का था। और मैंने एक और मज़े की बात नोटिस की, जब पिताजी का देहांत हुआ ना, तो उसके साथ साथ सारे रिश्तेदारों का भी हो गया, राइट। तो मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई, जब से मैं 8 साल का हूँ, हम तीनों लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। और ये बात समझ आ गई थी कि ज़िंदगी में जो करना है हम तीनों को ही करना है। और मुझे मालूम नहीं कब हुआ ये, लेकिन हम लोग गांव में क्वार्टर्स में रहा करते थे, सरकारी क्वार्टर्स हुआ करते थे जहां हम रहते थे। और जैसे हमारे क्वार्टर्स खत्म होते थे ना, तो कुछ कोठियां जैसी हुआ करती थी, बड़े बड़े घर हुआ करते थे। तो जब मैं मेरी माँ के साथ बाहर जाता था तो मैं मेरी माँ से पूछता था, ये लोग कौन हैं जो लोग, ये पूरा घर इनका है, हम ग्राउंड फ्लोर पे अलग फैमिली, फर्स्ट फ्लोर पे अलग फैमिली, सेकंड फ्लोर पे अलग फैमिली, और ये लोग पूरे इतने बड़े घर में रहते हैं। तो मेरी माँ बोला करती थी, यार तू हमारे साथ ऐसी बातें मत किया कर, वो लोग अलग हैं, हम अलग हैं, वो बड़े लोग हैं। हरियाणा रोडवेज में मेरी पूरा बचपन, पूरी जवानी हम लोगों ने बसों में सफ़र किया। 50 लोगों की सीट अगर बस में है तो आप मानिए उसमें 100 से 150 लोग हुआ करते थे, और जहाँ जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, वहाँ वहाँ पे हुआ करते थे। और जब बाजू से एक कार निकला करती थी ना, और उस कार में 5 लोग बैठ सकते हैं लेकिन बैठते 2 ही थे। और तब फिर मैं मेरी माँ से सवाल किया करता था, ये लोग कौन हैं? और मेरी माँ बोलती थी, तू सवाल बहुत पूछता है, ये अलग हैं, हम अलग हैं, ये बड़े लोग हैं। और शायद मैं 10 साल या 12 साल का रहा हूँगा। और मुझे याद है मेरी स्कूल में जब टीचर ने मुझसे पूछा, और वो सब बच्चों से पूछ रही थी कि ज़िंदगी में तुम क्या बनना चाहते हो,
तो कोई बच्चा बोल रहा था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोल रहा था मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैंने हाथ खड़ा करके सिर्फ एक ही चीज़ कही, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। और मुझे नहीं मालूम था बड़े होने के मायने क्या होते हैं, लेकिन मैं मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ चाहता था कि हमारी ज़िंदगी में हम जो हासिल करना चाहें वो करने चाहिए। मेरे परिवार को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे बच्चों को ज़िंदगी में सब मिलना चाहिए। और अगर बड़ा आदमी बन के ये हो सकता है तो मैं ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनूंगा। 10वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सफ़ेद कमीज़ खाकी पैंट पहन के घुमा करते थे। 21 रुपये मेरी फ़ीस थी स्कूल की, 10 रुपये माफ़ हो जाते थे क्योंकि मेरे मम्मी खुद टीचर थे। तो 11 रुपये महीना, 132 रुपये सालाना की फ़ीस में मैंने मेरी 10th क्लास पार कर ली। और हमारे यहाँ पे क्या होता था, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या सब्जेक्ट चुनेंगे, आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आपके मार्क्स 70% से ऊपर आएंगे तो आपको साइंस दी जाएगी, 60 से 70% आएंगे तो आपको कॉमर्स दी जाएगी, और अगर 60% से कम आए तो आपके घर वाले पैसे इकट्ठा करेंगे ताकि आपकी दुकान खुलवा दें। मेरे 70% से ज़्यादा मार्क्स आए तो मेरे पास अब ये चुनाव करना था मुझे कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है। और मेरे को यकीन मानिएगा इन दोनों में से कुछ बनने में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ एक आदमी बनने में इंटरेस्ट था, वो था बड़ा आदमी। तो मैं हर किसी से ये पूछता था इंजीनियर बड़ा होता है या डॉक्टर बड़ा होता है, तो लोग बोलते थे दोनों बड़े हो सकते हैं। तो मैंने 11th में दोनों ले लिए। अब मेरे पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है और बायोलॉजी भी है। 11th जब मैंने पार किया तो ये डिसीजन हो गया मैं इंजीनियर बन नहीं सकता क्योंकि मैं मैथ्स में फेल कर गया। अब मेरे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और मेरे पास है मेरा सपना कि मैं ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और मुझे डॉक्टर बनना है। और मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया उस साल, सिर्फ एक ही काम किया, PMT के एग्ज़ाम की तैयारी की। पढ़ाई में मैं अच्छा था, मैंने PMT का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। और मुझे जब हम काउंसलिंग के लिए गए तो जैसे ही मेरा नंबर आया, मेरा रोल नंबर आया, तब तक MBBS की सीट खत्म हो गई, अब BDS बच गया। और मैंने बचपने में कुछ लोगों से सवाल किया कि BDS करके भी आदमी बड़ा आदमी बन सकता है क्या? तो उन्होंने बोला यार MBBS वाला ज़्यादा बड़ा होता है, BDS वाला उतना बड़ा तो नहीं हो सकता। तो मैंने BDS छोड़ दिया। और हम मिडिल क्लास लोग ना, हम मिडिल क्लास परिवारों में जो लोग बड़े बड़े होते हैं, हमारे यहाँ पे हम लोग ज़िंदगी में जीतने के लिए काम नहीं करते, हम हारे ना, बस उसके जुगाड़ करने में लगे रहते हैं। और मेरे घर पे एक छोटी सी पंचायत जैसी हुई और ये तय किया गया 1 साल में ड्रॉप करूंगा, अब मैं तैयारी करूंगा MBBS के लिए, PMT एग्जाम अगले साल में फिर से दूंगा। और अगर PMT में ना हुआ तो इसके लिए मेरा एडमिशन BSc में करवाने का निर्णय किया गया। तो अब मैं BSc में एडमिशन लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक दोस्त है मेरे, उनके बड़े भैया मिले, उन्होंने बोला तू क्या करना चाहता है? मैं बोला जी मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो वो बोले तो फिर BSc क्यों करने जा रहा है? मैं बोला जी अब MBBS में हुआ नहीं तो प्लान थोड़ा बदल गया, अब BSc करते हैं, अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो कम से कम BSc तो कर ही लेंगे। उन्होंने पूछा कि एक नई चीज़ आई है, MBBS करेगा, उसके बाद MD करेगा, मालूम नहीं कितने साल तुझे लग जाएंगे और तेरे परिवार में पैसे की ज़रूरत है, तो एक नया कोर्स आया है MBA कर ले। तो मैंने बोला जी MBA करने के लिए क्या करना है? तो उन्होंने बोला MBA करने के लिए तेरे को BCom करनी पड़ेगी। मैं बोला जी मैं 11th और 12th साइंस में पढ़ा हूँ, अभी कॉमर्स मैंने पढ़ा नहीं 11th 12th में। बोले देख ले अब तेरी मर्जी है। लेकिन ये बड़ा आदमी बनने का सपना इतना ठोस था कि मैंने एक पल भी नहीं सोचा कि मैंने 11th 12th में कॉमर्स नहीं पढ़ा, अब मैं BCom कैसे करूंगा। मुझे सिर्फ एक चीज़ दिखती थी, अगर MBA से बड़ा आदमी बन सकते हैं तो फिर MBA ही कर लेते हैं। मैंने BCom में एडमिशन ले लिया, 3 साल BCom किया मैंने, और 3 साल के बाद मैं फिर उन भैया के पास पहुंच गया। भैया अब BCom होने वाली है, अब आप बताइए वो जो आप कह रहे थे MBA करवाने का। उन्होंने बोला दीपक बेटा सीन अब बदल गया, अब किसी भी कॉलेज से MBA करने से बात नहीं बनेगी, कैट का एग्जाम देना पड़ेगा और हमें तो खुमारी है क्या बड़ा आदमी बनना है। मैं बोला जी ठीक है हम भी देंगे। और कैट का एग्जाम जब फॉर्म भरा तो मालूम चला कैट इंग्लिश में होता है और मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट था। और 1 साल मैंने फिर ड्रॉप किया, कैट के एग्जाम की तैयारी करी। और यकीन मानिए पहले 6 महीने मैं कैट के सिलेबस को कम पढ़ता था, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी ज़्यादा पढ़ता था, क्योंकि मुझे इस बात पे भरोसा था कि जवाब तो मैं सवाल का सही दे दूंगा लेकिन समझ आना चाहिए पूछा क्या गया है। और 1 साल मुझे मालूम मैंने कैसे निकाला, लेकिन मैंने कैट का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। और जिस कॉलेज से मैंने MBA किया, जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, वो कॉलेज हिंदुस्तान के टॉप 20 MBA कॉलेज में से एक है। और इस सफ़र के दौरान मैंने एक चीज़ ठीक से समझ ली कि ज़िंदगी में आसान या मुश्किल कुछ नहीं होता। जिस काम को तुम करना चाहते हो
दिल से करना चाहते हो और जिस काम को तुम सीखने के लिए और सीखकर लगातार प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो, वो काम आसान हो जाता है, बाकी सब मुश्किल हो जाता है। और मैंने कैट का एग्जाम क्लियर किया, कॉलेज में पहुंच गए, अब मैं एमबीए करना शुरू कर दिया मैंने। और क्योंकि मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट था तो मैंने एग्जाम तो क्रैक कर दिया, लेकिन मेरे कॉलेज में मुझे स्ट्रगल आया करती थी पढ़ने में। और हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे और हमारा एक मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन का कोर्स हुआ करता था। और उस कोर्स में हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी होती थी, एक प्रेजेंटेशन देनी होती थी। एवरी फ्राइडे हम तैयारी करते थे, सैटरडे सुबह हमारे कॉलेज में वो प्रेजेंटेशन होता था और 5 मिनट की स्पीच होती थी। और वो 5 मिनट की स्पीच पूरे 7 दिन उस हफ्ते भर में सबसे ज्यादा जो मुझे डर लगता था वो उस 5 मिनट के लिए लगा करता था। और मैं ही को शी बोला करता था, राम को सीता बोला करता था। और आप मानिए मेरे वो 5 मिनट की स्पीच किसी कॉमेडी शो से कम नहीं होती थी। और जब मैं सुबह जाया करता था ना सैटरडे मॉर्निंग, तो मुझे ऐसा लगता था यार मैं अपना खुद का मजाक बनवाने के लिए जा रहा हूं। और वो 150 बच्चे ऑडिटोरियम में बैठे हुआ करते थे और वो 150 लोग मेरी वो स्पीच सुना करते थे और ठहाके मार मार के हंसा करते थे। और अगले दिन ये सजा यहाँ खत्म नहीं हुई, अगले दिन वो सेम स्पीच को एक प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता था और लोग आपकी कमियां बताएंगे, आपने क्या क्या खराब किया, आपने क्या क्या सही किया। और कमियां उसकी निकाली जाती हैं जिसकी 5 मिनट में 2-3 कमियां हों। मेरे यहाँ पे तो कमियों की पूरी लिस्ट हुआ करती थी। और बाकी किसी की स्पीच के लिए शायद जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, कॉलेज के बच्चे होते थे, वो लेट आएंगे या नहीं आएंगे। मेरी स्पीच के लिए लोग 5 मिनट आके बैठा करते थे, बिकॉज वो एक लाफ्टर शो जैसा होता था। और जब वो लोग हंसा करते थे ना, अंदर बहुत तकलीफ हुआ करती थी, बहुत चुभता था अंदर। और जब आप लोगों को अपने ऊपर हंसते देखते हैं ना, तो 100 में से 99 लोग शायद क्विट कर देते हैं। और सिर्फ ये एक मोमेंट होता है जब आपको डिसीजन करना होता है कि अब आप आगे बढ़ेंगे, इस काम को सीखेंगे और करेंगे, या इस काम से आप विड्रॉ कर लेंगे। और शायद ये जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना इतना ठोस था कि हर उस स्पीच के बाद भी मैं हर शनिवार को फिर से एक और स्पीच देने के लिए चला जाता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जिंदगी में हर विजेता ने एक ना एक दिन जीरो से शुरुआत की थी। तो दीपक बजाज एक दिन तो बड़ा आदमी बनेगा, ये तो तय है, ये आज के शुरुआती दिन है। लोगों के हंसने पे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, कभी कभी बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन जब जब तकलीफ होती थी मैं मेरे उस सपने को याद किया करता था और वापस से रिहर्सल करता था और प्रैक्टिस करता था। हमारे कॉलेजेस में एमबीए स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात को जानते होंगे कि पहले साल के बाद आपका एक इंटर्नशिप पीरियड होता है। तो आप 2 महीने के लिए किसी कंपनी के यहाँ जाते हैं और आप वहाँ पे थोड़ा दिन समय लगाते हैं और 2 महीने के दौरान आप काम को सीखते हैं, करते हैं। तो मेरा कॉलेज इतना अच्छा है कि वहाँ पे प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सब बच्चों की हो जाती है। समर प्लेसमेंट की जब बात आती है, इंटर्नशिप की बात आती है, तो इसमें कंपनी ने आपको पैसे भी नहीं देने और आप वहाँ जाएंगे, फ्री में काम करके आएंगे। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से मेरे उस बैच में शायद मैं इकलौता बच्चा रहा हूँगा जिसकी समर प्लेसमेंट नहीं हुई। तो कोई भी कंपनी मुझे बिना पैसे दिए भी 2 महीना रखने को तैयार नहीं थी। जब प्लेसमेंट सीजन शुरू हुआ ना, तो सारे बच्चों की समर इंटर्नशिप एक एक करके लगनी शुरू हो गई। और जब जब वो बच्चे हमारे उस कॉलेज से वापस जाया करते थे तो मैं सबको बाय बोला करता और सब मुझे ना वो बेचारी सी नज़रों से देखा करते थे कि कोई बात नहीं, तेरी भी समर ट्रेनिंग लग जाएगी, तेरी भी इंटर्नशिप लग जाएगी, ऑल द बेस्ट बोला करते थे। एक दिन ऐसा था, हॉस्टल में सिर्फ मैं था, क्योंकि 150 में से बाकी 149 बच्चे जा चुके थे। और उस दिन पूरी रात मैं रोता रहा और डर लग रहा था, मुझे अंदर से कांप रहा था मैं, क्योंकि मैं एजुकेशन लोन लेके एमबीए करने आया था। और मैं मेरी माँ को, मेरे छोटे भाई को घर पे ये बोल के आया था एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। और मेरी नौकरी लगने का इंतजार जितना मैं और मेरी भाई और मेरी माँ कर रहे थे, मेरा बैंक मैनेजर भी कर रहा था, क्योंकि मुझे जैसी जॉब लगेगी मेरे एजुकेशन लोन की इंस्टॉलमेंट वापस चुकानी थी। और मुझे बार बार ये चिंता सताती थी कि बाकी लोग बिना नौकरी के जा सकते हैं, मैं बिना नौकरी के जा नहीं सकता हूं। और अगर इस कॉलेज में लोग, कोई भी कंपनी मुझे फ्री बिना पैसे दिए काम करवाने को तैयार नहीं है, तो जॉब कैसे मिलेगी। मैं मेरे प्लेसमेंट इंचार्ज के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि क्या किया जाए, लाइक आई एम इन बैड शेप, लाइक मुझे किसी भी हाल में अपने आप को इम्प्रूव करना है। और फिर उन्होंने मुझे वही बात बोली कि ज़िंदगी में कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता। अगर तुम किसी काम के पीछे पड़ जाओ, तुम सीखने के लिए तैयार हो और सीख के लगातार प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और मैंने वो 6 महीने फिर से
ऐसी प्रैक्टिस की, ऐसा तैयारी किया। आई वॉज द फर्स्ट बॉय ऑन द कैंपस, फर्स्ट स्टूडेंट ऑन द कैंपस टू गेट ए जॉब। और मेरी जॉब लगी एक ऑटोमोबाइल मल्टीनेशनल कंपनी में, टीवीएस मोटर कंपनी में मैंने मेरा करियर शुरू किया। मेरी पहली जॉब बिहार और झारखंड में थी और खूब काम करता था मैं। और मैंने ना मेरे बॉस से और उनके बॉस से, और हमारे उस समय एक वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हुआ करते थे, मेरा उनसे बहुत लगाव था। मैंने उनसे पूछा कि जो लोग जॉब में टॉप पे जाते हैं वो लोग क्या अलग करते हैं, जो लोग नौकरी में बड़े आदमी बनते हैं वो लोग क्या अलग करते हैं। उन्होंने मुझे बोला, बेटा एक सिद्धांत है, बता रहा हूं, जिंदगी में कहीं भी कामयाब होना हो तो जिंदगी में वो करो जो करना चाहिए और फिर करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। जिंदगी में वो करो जो करना चाहिए और फिर करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो मेरे बॉस मुझे जो काम दिया करते थे, सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक मैं वो करता था, और 7 से 9 मैं मेरी कंपनी के लिए करता था थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और एक साल में मैंने इतना कमाल का काम किया, आई गॉट प्रमोटेड एंड आई केम टू यूपी। फिर मेरी यूपी में जॉब लगी एंड देन आई गॉट प्रमोशन एंड आई बिकेम रीजनल हेड, एरिया मैनेजर इन माई कंपनी। और मेरी समझ के हिसाब से आज तक 25 साल का कोई लड़का 2.5 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ टीवीएस मोटर कंपनी में किसी बड़े एरिया का रीजनल मैनेजर नहीं बना। आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट रीजनल मैनेजर्स इन हिस्ट्री ऑफ माई कंपनी। 4 स्टेट्स में संभालता था, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और करीब 300 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हम हमारी कंपनी के लिए किया करते थे। जॉब में कुछ साल जब मैंने निकाले ना, 2-3 साल, तो ऐसा लगता था पता नहीं यार यहाँ से बड़ा आदमी बनूंगा या नहीं बनूंगा। जॉब बुरी नहीं होती, मेरे मम्मी ने पूरी लाइफ जॉब किया, हमने अपने करियर्स जॉब से शुरू किए, लेकिन मुझे ऐसा लगता था क्या कुछ और हो सकता है जो मैं इससे बड़ा कर सकता हूँ, क्या मैं अपना बिजनेस ट्राई कर सकता हूँ। और हर 3-4 महीने में जब ये खून उबाले मारता था ना, मैं मेरी मम्मी के पास जाया करता था, बोलता था मम्मी थोड़ी सपोर्ट करो, लाइफ में बड़ा आदमी बनना है। सपोर्ट का मतलब आप समझते हैं, सपोर्ट का मतलब बहुत सिंपल और सरल होता है, पैसे चाहिए। और मेरी माँ मुझे 2 बातें बोला करती थी। नंबर 1, बेटा पैसा पैसे को खींचता है, हमारे पास कभी था नहीं इसलिए इसने खींचा ही नहीं। और दूसरा, मेरी टोटल जमा पूंजी, तुम 2 भाई हो, अगर मैं पैसे सेव करती जिंदगी में तो तुम्हें एमबीए और छोटे वाले को इंजीनियर, ये दोनों डिग्रीज नहीं करवा सकती थी। तो अब जो भी होगा खानदान में आज के बाद तुम ही 2 लोग करोगे। 2007 में मुझे एक बिजनेस करने का मौका मिला। थोड़ा डर लगता था कि बिजनेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, खानदान में कभी किसी ने बिजनेस किया नहीं था, बिजनेस का कोई तजुर्बा नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, बैकअप नहीं था, क्योंकि नौकरी के पहले 3 साल तो मैंने मेरा एजुकेशन लोन चुकाया, जो लोन मैंने मेरी एमबीए की पढ़ाई के लिए लिया था। तो डर लगता था कि मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैंने एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया। मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जो मैं जॉब के साथ कर सकता हूँ। तो सुबह 9 से शाम के रात के 9 बजे तक मैं मेरी नौकरी करता था, और उसके बाद रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक मैं अपना बिजनेस बिल्ड किया करता था। जब जब छुट्टी मिलती थी, लोग दिवाली के दिन दिवाली मनाते होंगे, मैं मेरा बिजनेस करता था। हर संडे को मैं काम करता था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी से मैं कुछ तो बड़ा कर सकता हूँ। हमारे बिजनेस में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग किया करते थे, हम लोग प्रोडक्ट्स को सेल किया करते थे, और मैंने आज से पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया था। हमारी फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था। प्रोडक्ट्स कैसे बेचते हैं, लोगों का फॉलोअप कैसे करते हैं, बड़ी टीम्स कैसे बनाते हैं, बिजनेस में सिस्टम्स कैसे सेट करते हैं, ये सब हमें नहीं आता था। इसीलिए बिजनेस एक बार तो बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद बिजनेस क्रैश कर गया, राइट। और हमें समझ भी नहीं आ रहा था बिजनेस ये क्रैश किया कैसे, राइट। और करीब 9 महीने लगे, और उन 9 महीने के दौरान यकीन मानिएगा बर्तन नहीं बिके घर के, बाकी सब हो गया। और सलाह देने वाले बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और जब मेरे को ऐसे मेरे दोस्त बोला करते थे कि तूने हिंदुस्तान के टॉप 20 कॉलेजेस में तेरा कॉलेजेस था, इतने अच्छे कॉलेज से एमबीए किया, इतनी कमाल की तेरी जॉब थी, तू अपनी कंपनी में इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन पे था, जब चाहे जॉब में वापस जा सकता है। मेरे ब्रदर को यूएस से ऑफर आया करते थे, उसको एक 10 साल का यूएस का वीज़ा मिला हुआ था। हमें पूरा खानदान मिल के ना हमारे पीछे लगे थे। हमारे घर में हर तीसरे दिन पंचायत हुआ करती थी कि नौकरी में वापस चले जाओ, नौकरी में वापस चले जाओ। मेरी एक मौसी तो यहाँ तक सलाह दी मेरी मम्मी को कि ये ना किसी भूत प्रेत चुड़ैल का साया है, आप इनका झाड़ा बड़ा करा दो, ये ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जितने पैसे इसके माँ बाप को रिटायरमेंट पे नहीं मिलेंगे ना, उससे ज़्यादा की नौकरी ये रिजाइन करके बैठा है इस गंदे से काम के लिए, कुछ कुछ सामान बेचने के लिए, राइट। बट यू नो वो जो ट्रेनिंग थी ना, जो बचपन से, और वो जो सपना था कि बड़ा आदमी बनना है, उसने मुझे उन 9 महीनों में भी टिकाए रखा। और हम लोग लगे रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे। और एक बात मैंने ज़िंदगी में समझी है और तजुर्बे से समझी है, अगर ज़िंदगी में तुम कुछ हासिल करना चाहते हो और अगर तुम्हें वो नहीं मिल रहा,
तो अपना लक्ष्य मत बदलो, काम करने का तरीका बदलो और खुद को बेहतर बनाओ। और यही किया हमने, और उस 1 साल के दौरान मैंने बहुत कुछ कमाल का सीखा। कुछ एक चैलेंजेस आए, और ज़िंदगी में आप समझिए चैलेंजेस ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मुझे एक बात समय से समझ आ गई कि समझ लो अगर चैलेंज आ रहा है तो समझ लो सही रास्ते पे हो। और लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, वो मुझे भी बोले थे और वो तुम्हें भी बोलेंगे, लेकिन याद रखना एक दिन गालियों का शोर तालियों की गूंज में बदलेगा। एक दिन गालियों का शोर तालियों की गूंज में बदलेगा, और मुझे और तुम्हें हमें उस एक दिन तक काम करते रहना है। और ये सोच के हम काम करते रहे, और 3 महीने में मैंने मेरी जॉब के साथ पार्ट टाइम करते हुए मेरे बिजनेस को इतना अच्छे से जमा लिया कि देन आई रिजाइन माई जॉब। माई वाइफ, शी वॉज अ साइंटिस्ट, शी ऑल्सो देन रिजाइन हर जॉब। माई ब्रदर वॉज ए सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, तो उसने भी मेरे साथ बिजनेस शुरू कर लिया, और 2007 में हमने फिर इस बिजनेस को करना शुरू किया। लड़खड़ाए, गिरे। वाई वी आर एबल टू डू दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, क्योंकि जिंदगी में एक्सपीरियंस, आपको जितना किताबें देंगी ना उतना आप रोड पे सीखेंगे, कर कर के सीखेंगे। और जब आप कर कर के सीखते हैं ना, आप ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं, और आपकी बातों में वजन आता है। और हमने अपने काम को ईमानदारी से बिल्ड किया, धीरे धीरे बिजनेस को सीखा, और बिजनेस उठा। और बिजनेस ऐसा उठा कि मैं अगले 2 साल में इस इंडस्ट्री के टॉप अचीवर्स में से बन गया। हमारा बिजनेस कमाल का दौड़ने लगा। और जो एक आम इंसान के सपने होते हैं, और जो मुझे लगता था बड़ा आदमी का मतलब क्या होता है, आपके पास एक मर्सिडीज हो, बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा घर हो, आप दुनिया भर की सैर करें, आपके परिवार को पैसे की टेंशन ना रहो, बहुत बड़े विला में आप रहते हो, ये सब हम लोगों ने अचीव कर लिया। तो जिंदगी में याद रखिएगा, जिंदगी में एक मकसद है जिसके लिए मैंने काम को शुरू किया। वो क्या था? जिंदगी में मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। जब आप बड़ा लक्ष्य लेंगे ना तो बड़ी स्ट्रगल आएंगी। जब आप किसी भी बड़े काम के पीछे निकलेंगे तो बड़े चैलेंजेस आएंगे। कभी कभी आपके अंदर की आवाज आपको रोकेगी, कभी आसपास के लोग आपको रोकेंगे, लेकिन याद रखिएगा एक दिन गालियों का शोर तालियों की गूंज में बदलेगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।